ऑल दी स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चन जो पहले पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे पार्ट 3 के अंदर। ये आपका पार्ट 4 होने वाला है और इसमें क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। ये तो आपको क्वेश्चन में LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। आपको इस क्वेश्चन के अंदर LCM ज्ञात करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं आपको पहले नोट कर देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है, कल की पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था पार्ट 3 के अंदर, जो आपको दो संख्याएं दी हुई होती हैं, इसका एलसीएम निकालने का एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू में LCM। ये आपने फॉर्मूला है जो पढ़ा था। तो इसका आप देखिए, आपको यदि LCM ज्ञात करना है तो LCM ज्ञात करने के लिए करना क्या है, आप इसका तो जानते ही हो। यदि आपको LCM ज्ञात करना है तो HCF को इसके भाग बटे में लेके आ जाओ और आपका LCM ज्ञात हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ। LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। आपको इतना लिख देना है, बिल्कुल इजी वे में हमने आपको बताया। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये आपका फॉर्मूला होता है। LCM ज्ञात करना है तो HCF को आपने इसमें भाग दिया, दो संख्याओं में गुणनफल है इसके अंदर। इस तरीके से आपको ये करना है। आपको दो संख्याएं कौन कौन सी दी हुई है, इनको आप देख लीजिए। दो संख्याएं आपको दी हुई है, HCF 306 और 657 आपको दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है तो इसको आप लिख दीजिए, LCM लगा दीजिए आगे। पहले थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं। तीन सौ छह गुना में 657। अब आपको HCF लिखना है। HCF इसका आपको दिया क्या है, HCF 306 657 बराबर 9। ये दो संख्या दी हुई है, HCF बराबर 9 आपको दिया हुआ है, तो आपको इसमें बटे में 9 लगा देना है। अब आपको इसका LCM है जो ज्ञात हो जाएगा। अब इसको आपको हल कर लेना है, कैसे भी करना, आपको इनको हल कर लेना है। देखिए, ये संख्या भी 3 से कट रही है और ये भी 3, तो आपने इधर 3 किया, फिर इधर किया, ये इतनी बार इससे कट गई, फिर देखिए दोबारा 3 से फिर कट रही है। अब आपको कर देना है 306 गुना 73 बराबर आपका आने वाला है आंसर। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 306 गुना 73 को, तो आपका आएगा 22,338 और यही आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया, फिर से एक और बार रिपीट कर देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, ये आपको सूत्र था HCF इंटू LCM। ये आप क्वेश्चन की जांच करते थे पहले, तो उसमें आपको इसको फॉर्मूले को यूज करते थे। तो इसका यूज के बाद आपको यदि LCM निकालना है तो LCM आपने इधर लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर चाहे इधर, संख्या तो प्लस में ही आने वाली है। यदि ये कोई हम पक्षांतरण करते तब फर्क पड़ता। भाग देने पर आपने दो संख्याओं के गुणनफल में HCF इधर लिख दिया, LCM में आपने दो संख्याओं का गुणनफल आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, HCF 9 आपको दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, यहाँ आपने इसको नोट किया। LCM बराबर 306, इसको हमने काट पीट के इतना हल कर लिया, 306 गुना 73। इस फिर इसको आपने गुना किया तो आपका है 22,338। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम 10th का फुल सिलेबस आपको कंप्लीट देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट और एवं नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस क्वेश्चन को देखिए। अब आप क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ आपको जांच करना है। संख्या 6n आपको दी हुई है और इसका अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, मतलब समाप्त होने वाला इकाई का अंक यदि इसका 0 आ जाता है तो 0 पर समाप्त हो सकती है। इसकी आपको जांच करनी है।
तो अब आप ये देखो कि किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो, यदि आपको किसी संख्या का इकाई अंक 0 दिया हुआ हो, तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक, जैसे आपने माना किसी संख्या का इकाई अंक आपको दिया है, ये आपको रफली मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपको 0 दिया है, तो इसके आप देखिए, तो इसके गुणनखंड जो बनने वाले हैं, ये बनने वाले हैं 2 गुणा 5। जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, तब उसके आपको गुणनखंड 2 और 5 मिलने वाले हैं। आप कोई सी भी संख्या देख लीजिए, 70 देखिए कि इसमें भी आपको इकाई अंक 0 मिलने वाला है, ये भी संख्या 0 पर ही समाप्त हो रही है, तो इसका भी आपको मिलने वाले हैं 70। आप देख लीजिए, इसके आपको 2 गुणा 5 गुणा 7 ये मिलने वाले हैं। 2 और 5 तो देख लीजिए, इसमें भी है, इसमें भी है। कोई सी भी संख्या जिसका इकाई अंक 0 है, उसमें आपको 2 और 5 तो देखने के लिए गुणनखंड में मिलने ही वाला है। फिर आप देखिए कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, तो वह 5 से तो विभाजित होगी ही होगी। तो इस लाइन को आपको मैं पहले लिख देता हूँ। देखिए, मैं इसको, ये तो आपको मैं समझाने के लिए बताया। फिर देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किसी, अब मैं इधर एक लाइन लिख देता हूँ नोट के लिए, आपको भी इसको लिखना ही है। इसको लिखना है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, तो वह 5 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, तो वह 5 से विभाजित होगी। ये लाइन आपको नोट कर लेनी है। अब आप देखिए, आपने माना कोई संख्या 10 है, आपको तो इकाई का अंक देखते हुए 0 मानते हुए कोई सी संख्या मान ली, बड़ी से बड़ी चाहे छोटी छोटी। मैं आपको एक छोटी संख्या 10 मान के दिखा देता हूँ। आपने माना 10 का आपको गुणनखंड करना है, 2 गुणा 5 आपको ये गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो ये आपको गुणनखंड प्राप्त हो चुका है। उसमें 2 और 5 तो आना ही चाहिए। यदि कोई सी भी संख्या है, तो उसमें 2 और 5 तो आएगा ही आएगा, निश्चित ही। कोई से भी आप देख लेना, इसका इकाई का अंक 0 है, तो उसमें 2 और 5 तो आपको गुणनखंड के रूप में प्राप्त होने ही वाला है, चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो। फिर आप देखिए संख्या 6n के लिए, इसके भी आपको गुणनखंड याद करने हैं। 6n 2 × 3 की पावर n, ये आपको इसका गुणनखंड प्राप्त होने वाला है। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n × 3 की पावर n। अब आप देख लीजिए, यदि कोई संख्या 6n के लिए है, तो उसका आपको 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 का उस पर इकाई का अंक नहीं आ सकता, क्योंकि ये संख्या भी हमने आपको क्लियर किया। यदि ये है, तो आपकी संख्या 0 पर समाप्त होगी। और यदि आपको ये दिया हुआ है 2n × 3n, ये आपके गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। मतलब इसका है 6n का इकाई का अंक कभी भी 0 नहीं होता है 6n पर। अब आपको इसको एक वार्तिक के रूप में लिख देना है, चूंकि लिख के आपको लिखना है 6n का कोई 6n आपकी जो संख्या है 6n 0 पर समाप्त नहीं होती है। 6n संख्या आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख देना है। क्वेश्चन को पढ़ते हुए, क्वेश्चन में से ही आपकी आधी लाइन तो आने वाली है। अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको एक बार पुनः अपन रिपीट करते हैं, एक बार देखिए, इसकी थोड़ी अच्छी तरीके से हम आपको बताते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, तो वह संख्या 5 से तो विभाजित होगी। कोई भी संख्या आप मान लीजिए, जैसे आपने माना 70 मान लीजिए, 2 का भाग दिया, इधर आपको 35 आ गया, फिर 2 का दिया भी देखिए,
यहाँ पर 5 आएगा। ये 2 और 5 तो आने ही वाला है, चाहे कोई सी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए। जैसे आपने लिए 230, तो 1 आ गया, शुरू में इसमें 2 का ही जाने वाला है, फिर आपका एक और बार 1 आ गया, फिर आपका 5 आ गया, फिर इसमें आपका 5 का ही जा रहा है। अब देख लीजिए इसमें यहीं पर ही 2 और 5 तो यहीं पर ही आपको प्राप्त हो चुका है। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको माना कोई संख्या 10 2 गुना 5 ऐसे करना है। फिर अब संख्या 6n के लिए आपको जो क्वेश्चन में दी हुई है उसके लिए अब करना है 6n का आपको गुणनखंड 2 इंटू 3 की पावर n ये प्राप्त हुआ, 2n इंटू 3n ये इसके गुणनखंड है। तो 6n संख्या 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, मतलब कि उसका कभी भी इकाइकांक 0 नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। इसको मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको नोट नहीं करना है, ये सिर्फ रफ क्लिक के लिए था। इधर आपको एक चूंकि का चिन्ह आता है उसको लगा देना है, फिर आपको इसको नोट कर लेना है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब ये भाज्य संख्याएं तो हैं, ये क्वेश्चन में आपको बताया गया है, पर ये भाज्य संख्याएं हैं क्यों, इसकी आपको बताना है। तो भाज्य संख्याएं की परिभाषा आप सबको पता होगी। भाज्य संख्याएं कहते किसे हैं? वे संख्याएं जो एक और सम के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती हैं, वे संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपको संख्या दी हुई है, एक तो ये और एक ये, फिर आपको हम बताते हैं। ये आपको दी हुई संख्या फर्स्ट, ये संख्या सेकंड आपको मान लेनी है, जैसे हमने मान लिया ये फर्स्ट। ये आपने मान ली आपकी ये पहली संख्या है, इसको फर्स्ट मानते हुए करना है, इसको हम सेकंड मानते हुए कर लेंगे। ये आपकी फर्स्ट संख्या हो गई, ये आपकी फर्स्ट संख्या है। तो इसको देखिए, इसमें ये 3 तो एक है और ये अकेला पक्ष है, ये अलग है। तो इसको करना क्या है, आपको थोड़ा इसमें से कोई कॉमन भी आ रहा है, देख लीजिए। इसमें से कॉमन आ रहा है 13, कॉमन ले लेना है। 7 इंटू 11 प्लस 1 ये आपका आने वाला है, फिर 13, फिर आपको ये 7 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, आपका ये आने वाला है 13 गुना 78। 13 जब गुना 78 करते हैं तो आपको पता है 13 गुना 78 ये आ चुका। तो आप देखिए इसमें इस 78 के अंदर 13 का भी भाग जाने वाला है और इसके अंदर 2 का भी जाने वाला है। इसमें अनेक संख्याओं का भाग जा रहा है, 13 तो में तो सिर्फ 1 का जाएगा और 13 का जाएगा। तो ये तो आपकी हो चुकी भाज्य संख्या है क्यों है। इसमें आप देखिए, आप देखिए 13 और 78, इसमें अवंत संख्या का भी भाग जा रहा है। और भाज्य संख्या की परिभाषा ही क्या होती है, वे संख्याएं जो एक और सम के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, उनको आप भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये संख्याएं इन एक और इनके सम, ये संख्या दी हुई है, इनके अलावा भी कई संख्याओं से विभाजित हैं, तो इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। ये आपका क्लियर हो चुका है। इसी तरह सेकंड को देखिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आपको बस बताना है ये है क्यों, क्योंकि इसमें 2 3 इसके अंदर 13 और इसमें 2 का भी भाग जा रहा है। आप देख सकते हो इसका इकाइकांक 8 है, तो इसमें 2 से भी ये विभाजित है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। तो यह संख्या भाज्य संख्या है। फिर इसको इसी तरह से देखिए, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस का आपको ये 5 है। सबसे पहले तो आपको इसमें भी कॉमन लेना है। कॉमन क्या आ रहा है 5, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू, कॉमन का मतलब क्या होता है भाग देना, इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आपका कॉमन आ चुका। अब आपको इसको कोष्टक को हल करना है, इसको आपको हल कर लेना है। इसको मैं सीधा हल करके आपको लिख देता हूँ, आप इसको सीधा नोट कीजिएगा। आप इसको पहले कोई वीडियो रोक के आप इसको खुद से हल कीजिए, फिर आपको करना है। अब आप देखिए 7 गुना 6 को किया 42, इन तीनों को किया 24 और ये प्लस का 1 आ गया। अब आपने किया 42 गुना 24 को, तो ये आने वाला है 1008 प्लस का 1, 5 इंटू
1009। अब आप 1009 को देख लीजिए कि यह संख्या किस किस से विभाजित है। एक तो पाँच से तो ये हो गई और एक से हो गई, और यह भी संख्या एक के अलावा ये संख्या है जो किस किस से विभाजित है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि यह संख्या है। देख लीजिए ये है। अभी मैं आपको इसका गुणनखंड करके बता देता हूँ। देखिए 1009 में शुरू में आप भाग देते हैं। इसमें 2 का जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 9 गया। 3 का इसमें जा नहीं रहा क्योंकि अंकों का योग करने पर 3 का भाग उसमें जा नहीं रहा। 5 का इसमें जा नहीं सकता क्योंकि इकाई का अंक 9 है। 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। इसमें देते हैं 7 का जब इसमें आप भाग देते हैं तो आने वाला है 144। अब इस देख लीजिए यह संख्या और संख्या से भी यहीं पर विभाजित हो चुकी है, तो यह भी क्या हो गई आपकी भाज्य संख्या। इसी प्रकार आपको एक नीचे लाइन लिख देनी है, क्योंकि दोनों संख्याओं में गुणनखंड 13 व 5 है, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। मतलब कि आप देख लीजिए ये संख्याएं और भी संख्याओं से विभाजित है, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। ये क्लियर हो चुका है। इतना आपको करने पर आपको फुल नंबर इसमें दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अपना लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। फिर ये प्रश्नावली 1.2 भी आपकी कंप्लीट होने वाली है। फिर आप इसमें इस कंप्लीट प्रश्नावली का रिवीजन कीजिएगा। इसके बाद आप देखिए 7 क्वेश्चन, इसको आप नोट कीजिए। फिर हम इसको रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन 7 है आपका, यदि खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर इस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए यदि आपके पास बुक नहीं है तो। अब देखिए इसका हम सोल्व देखते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, एक मैदान है, मैदान का आपको वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार आप देख लीजिए। वृत्ताकार मैदान में आपको रवि को लगता है एक चक्कर पूरा करने के, रवि को तो लगता है 12 मिनट और सोनिया को लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट। तो ये तो हो गया, ये इसका ये है। आपको यहाँ से ही चक्कर प्रारंभ करते हैं। ये तो रवि वापस यहीं पर आ गया, ये है आपका रवि। और सोनिया को लगते हैं इस चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट। इसको तो लगे रवि को 12 मिनट, और इसी चक्कर को पूरा करने में सोनिया को लगे 18 मिनट। तो देख सकते हो इसमें आप क्वेश्चन में सोनिया रवि से चल रही है कुछ मिनटों के अंतर में। तो रवि तो अपना एक चक्कर 12 मिनट में, सोनिया 18 मिनट के अंदर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको जो है 12 और 18 दिया हुआ है, इनका आपको गुणनखंड विधि से पहले करना है। गुणनफल ज्ञात कर लेने हैं इनके। फिर आपको गुणनफल ज्ञात करने के बाद 18 और जो है 12 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है जी, मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको करना है 12 और 18, ये आपको दे दिए। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए पहले अच्छी तरीके से, फिर आप कीजिए। तो इसमें जाएगा पहले 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का। फिर इसमें जाएगा पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 3 का। इसमें आप देखिए, फिर आपको लिख देना 12, 18, 12 और 18। 12 और 18 का एलसीएम, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम वह संख्या है जो आपको दोनों संख्याओं में कॉमन दिख रही है, उसको तो एक बार नोट करना है और बाकी शेष संख्याओं को नोट कर देना है। ये भी देख लीजिए, आपको 2 बार है तो इसको आपको एक बार ही नोट करना है। 2 into 3 तो आपने लिखे, फिर 2 into 3 भी एक और बार। फिर आपको इसको सॉल्व कर देना है। 36। वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि
वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके यदि एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट के बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलने वाले हैं। टाइम पूछा है क्वेश्चन ने आपसे, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। कितने समय बाद, लास्ट की लाइन आपको नीचे से देखिए, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो वे मिलने वाले 36 मिनट के बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलने वाले हैं। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपने देख ही लिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रेगुलर हम काम करने वाले हैं अपने इस चैनल पर। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए दबा के, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए सभी के साथ। और इस वीडियो में कोई भी कहीं पर भी आपको मिस्टेक लगी हो, कोई भी क्वेश्चन समझने में आने में आपको प्रॉब्लम हुई हो, तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए। उसके ऊपर हम फुल डेडिकेटेड वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे, या आपके क्वेश्चन की हम और अलग तरीके से आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आपको यदि कहीं पर भी समझ नहीं आया हो, 1.1, 1.2 और बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपका क्लियर कर दिया। 1.3 और 1.4 की भी वीडियो आएंगी जिनमें आपकी पूरी 1 एक्सरसाइज वास्तविक संख्याएं हैं, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब, एक लाइक से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम एक वीडियो को बना सकें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में 1.3 के साथ।